हम बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत मराठा साम्राज्य के बारे में। थोड़ा सा मैं टॉपिक के बारे में बता देता हूं। मराठा शब्द जो है वह मरहट्ठा से बना है। मरहट्ठा या मरगट्ठा, जो मरने के बाद ही हटता है उसे कहते हैं मराठा। लेकिन आजकल मराठी इस शब्द का इस्तेमाल इस तरह से लेते हैं कि जो हटी नहीं वो मराठी थी। तो कैसे थी ये हटी मराठी, देखते हैं। देखिए, मराठा साम्राज्य में सबसे पहले छत्रपति हुए थे। मैं थोड़ा सा मराठा साम्राज्य का वंशवृक्ष बना लेता हूं। मराठा साम्राज्य में सबसे पहले छत्रपति हुए थे शिवाजी महाराज। शिवाजी के बाद उनका पुत्र संभाजी, और संभाजी का छोटा भाई था राजाराम। संभाजी के पुत्र थे शाहू, और राजाराम का पुत्र था जिसका नाम था शिवाजी द्वितीय। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के बाद में संभाजी छत्रपति बने, और संभाजी के बाद छत्रपति बने राजाराम, और राजाराम के बाद में छत्रपति बने शिवाजी द्वितीय, और शिवाजी द्वितीय के बाद में छत्रपति बने शाहू जी महाराज। देखिए, मराठा सल्तनत के अंदर शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के खिलाफ काफी लंबी हद तक बगावत की थी। इस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं उस बगावत के बारे में, और एक आध सवाल आपके एग्जाम में रह भी सकता है, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा यहां से। शिवाजी के बाद में संभाजी, जिनकी हत्या औरंगजेब के इशारे पर हुई थी, और संभाजी के पुत्र राजाराम, संभाजी के छोटे भाई शिवाजी के पुत्र सेकंड वाले राजाराम ने बाद में छत्रपति पद संभाला था शाहू की अनुपस्थिति में, क्योंकि शाहू औरंगजेब की कैद में था। चर्चा करने वाले पूरा डिटेल से। अगर पेशवाओं की बात की जाए तो मराठा साम्राज्य में सबसे पहले पेशवा थे जिनका नाम था बालाजी विश्वनाथ भट्ट। बालाजी के पुत्र थे बाजीराव बल्लाड़ भट्ट, जिन्हें बाजीराव प्रथम नाम से जाना जाता है। बाजीराव के पुत्र थे जिनका नाम था रघुनाथ राव, जिन्हें इतिहास में राघोबा नाम से जाना जाता है, और एक थे शमशेर बहादुर। नेक्स्ट छत्र पेशवा बने थे बालाजी बाजीराव, और बालाजी बाजीराव के बाद में पेशवा बने थे जिनका नाम था नारायण राव। नारायण राव के बाद पेशवा बने थे माधव नारायण राव, और माधव नारायण राव के बाद में पेशवा बने थे बाजीराव द्वितीय, जिन्हें कहते हैं। यह है पूरी मराठा सल्तनत। बारी बारी से इन मराठा सल्तनत पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा शिवाजी का टॉपिक हम एक बार साइड में थोड़ा टाल देते हैं, क्योंकि इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। बाकी को हम थोड़ा थोड़ा ओरली ऐसे निपटा लेंगे। देखिए, शिवाजी महाराज ने मुगलिया सल्तनत के खिलाफ काफी लंबे चौड़े युद्ध किए थे, स्पेशली आलमगीर औरंगजेब के खिलाफ। शिवाजी के आगरे की कैद से भागने के बाद उनका बेटा संभाजी, उसने मराठा शक्ति को एकत्रित करने की कोशिश की, लेकिन संभाजी और उनके मंत्री रवि कलश की हत्या औरंगजेब के इशारे पर हुई, क्योंकि इस्लाम कबूल नहीं किया था संभाजी महाराज ने। तो संभाजी की हत्या के बाद संभाजी का बेटा जो है वह शाहू औरंगजेब की कैद में ही रह गया था जब वो बाल्यकाल में था। शाहू औरंगजेब की कैद में ही था
शाहू को औरंगजेब ने कैद से आजाद नहीं किया काफी लंबे वक्त तक। तो शाहू के प्रतिनिधि के तौर पर संभाजी के पुत्र शाहू, जो बाद में गद्दी पर बैठने चाहिए थे, छत्रपति बनने चाहिए थे, लेकिन राजाराम ने शाहू के प्रतिनिधि के तौर पर छत्रपति पद संभाला ताकि मराठों में एकता बनी रहे। राजाराम कभी भी छत्रपति गद्दी पर नहीं बैठे, वह शाहू के प्रतिनिधि के तौर पर जो है वो गद्दी संभाल रहे थे। राजाराम बूढ़े होकर मर भी गए, लेकिन औरंगजेब ने शाहू को कैद से आजाद नहीं किया। राजाराम के बाद में उसकी विधवा ताराबाई अपने 4 साल के शिवाजी राजे को, जिन्हें शिवाजी द्वितीय कहा जाता है, उसको छत्रपति पद सौंपा। वास्तव में रियल शासिका थी ताराबाई, ठीक है। उधर 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मौत हो गई, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में काफी देर से बताता आ रहा हूं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मौत हो गई और औरंगजेब के पुत्र आजम खान, मुअज्जम के बड़े भाई, यानी बहादुर शाह प्रथम के बड़े भाई आजम खान ने शाहू को कैद से आजाद कर लिया ताकि मराठियों में आपसी फूट पड़ जाए, क्योंकि उस समय मुगलिया सल्तनत को सबसे ज्यादा जो चैलेंज कर रहा था वो मराठा साम्राज्य ही था। कैसे चैलेंज कर रहा था इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे शिवाजी वाले टॉपिक में, लेकिन फिलहाल ये बाद वाली स्टोरी जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो शाहू को कैद से आजाद किया गया आजम खान द्वारा, ताकि शाहू दक्षिण भारत जाकर अपना छत्रपति पद का हक मांगे, क्योंकि उन्हें भी पता है आजम खान को कि ताराबाई छत्रपति पद देने वाली नहीं है, क्योंकि वह अपने 4 साल के शिवा राजे को छत्रपति बनाना चाहती है ताकि शासन तंत्र, मराठा सल्तनत का शासन तंत्र ताराबाई के हाथों में रहे। तो शाहू कैद से आजाद होने के बाद में सातारा पहुंचे। सातारा वर्तमान महाराष्ट्र में। सातारा पहुंचकर ताराबाई से छत्रपति पद मांगा, लेकिन तारा ने देने से मना कर दिया। तो शाहू ने ताराबाई से कहा कि भली आप 4 साल के अपने शिवा राजे के लिए छत्रपति पद रखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वैसे छत्रपति पद हक मेरा ही था, लेकिन आप शिवा राजे के लिए रखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कम से कम आप शिवाजी महाराज के सपने को तो पूरा करें। आप तो सिर्फ शासन करने में लगी हुई है। शिवाजी महाराज का सपना है अलल लक्षा, यानी अपनी भूमि, अपना राज। मराठाओं का एक ही सपना, हिंद स्वराज। शिवाजी महाराज चाहते थे हिंद स्वराज की स्थापना करना, और वो काम शिवाजी ने भी भली भांति निभाया, संभाजी ने भी निभाया, शाहू भी निभाना चाहते थे, राजाराम ने भी कुछ हद तक निभाया, लेकिन ताराबाई सिर्फ शासन करने में रुचि ले रही थी। इस वजह से शाहू ने छत्रपति पद मांगा था, लेकिन ताराबाई न तो हिंद स्वराज का सपना पूरा करना चाहती थी शिवाजी का, और न ही छत्रपति पद देना चाहती थी। इस कारण से शाहू ने अपना एक पेशवा चुना, जिसका नाम था बालाजी विश्वनाथ भट्ट। इस बालाजी विश्वनाथ भट्ट ने बड़े बड़े मराठा सरदारों को शाहू के पक्ष में किया, और बड़े बड़े मराठा सरदारों में जैसे मैं कुछ आपको नाम बता दूं, तुकोजी पवार, त्र्यंबकराव होलकर, जानकोजी सिंधिया, मल्लारा होलकर, राणोजी सिंधिया जैसे मराठा सरदार, उनको अपने पक्ष में किया, यानी शाहू के पक्ष में किया। और इन दोनों पक्षों के बीच में, यानी शाहू और ताराबाई के पक्ष में एक लड़ाई हुई, जिसे सकूर खेड़ा का युद्ध कहते हैं। इस सकूर खेड़ी की लड़ाई में, सकूर खेड़ी महाराष्ट्र में, उस लड़ाई के अंदर शाहू का पक्ष जीत गया, क्योंकि बड़े बड़े मराठा सरदार बालाजी विश्वनाथ भट्ट की वजह से शाहू के पक्ष में थे। और पक्ष में क्यों थे? क्योंकि शाहू शिवाजी महाराज के सपने हिंद स्वराज को पूरा करना चाहते थे, और तारा वो करने के लिए तैयार नहीं थी। इन दोनों की लड़ाई में शाहू का पक्ष जीत गया। ताराबाई अपने 4 साल के शिवा राजे को लेकर कोल्हापुर चली गई, ठीक है। अब मराठाओं में 2 छत्रपति बने, एक शाहू और एक शिवा राजे, ठीक है।
लेकिन इसमें देखिए 4 साल का शिवाराजे क्या छत्रपति पद संभाल सकता है? वास्तव में छत्रपति पद संभाल रही थी ताराबाई, और यहां शाहू कमजोर था, उसको छत्रपति बनाया किसने? बालाजी विश्वनाथ भट्ट ने। यानी अब मराठियों में छत्रपति पद कमजोर पड़ता गया और पेशवा पद हावी होता गया। ठीक है, सबसे पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ भट्ट। इन्हीं बालाजी विश्वनाथ भट्ट ने कई बार मुगल बादशाहों को प्रश्रय दिया था। इवन बादशाह फर्रुख सिंह को दिल्ली छोड़ने पर विवश भी किया था बालाजी विश्वनाथ भट्ट ने, और इसलिए बादशाह फर्रुख सिंह को इतिहास का सबसे घृणित कायर कहा जाता है। बालाजी विश्वनाथ भट्ट की मौत के बाद में पेशवा पद खाली था, और आपने सुना होगा, एक फिल्म देखी होगी जिसमें बताया जाता है शाहू के द्वारा कि सूर्य किरणों के बिना, राजा प्रधान के बिना अधूरा है कोई छत्रपति पद के योग्य? तो त्र्यंबक राव होलकर ने कहा कि छत्रपति मेरे लिए पेशवा पद गौरव की बात होगी। तब तुकोजी पवार ने विरोध करते हुए कहा कि अगर शिवाजी महाराज के सपने को पूरा करना है, यानी हिंद स्वराज के सपने को पूरा करना है, तो मराठियों में एक ही ऐसी तलवार है जो दिल्ली जाकर मुगलिया सल्तनत का रक्त लहू पी सकती है, और वो है स्वर्गीय पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट का पुत्र बाजीराव बल्लाळ भट्ट। तब त्र्यंबक राव होलकर ने कहा कि पुत्र पिता की पगड़ी पहन ले तो पिता की बुद्धि तो नहीं आ जाती। बाजीराव ने कहा कि कांटा छोटा हो तब भी चुभता है, काय मर्तबा चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पे संदेह नहीं करते, कभी भी मार दे सकती है। बाजीराव मस्तानी की बात कर रहा हूं मैं। तब एक शर्त रखी गई थी त्र्यंबक राव होलकर के द्वारा, जो जिसमें आदित्य पंचोली बना था उस मूवी के अंदर, कि वो मयूर पंख जो मिट्टी के ढेर में खड़ा है, बाजीराव तुम्हें अपनी तलवार से नहीं, तीर से 2 हिस्सों में विभक्त करना है, शस्त्र चलाकर शास्त्र का परिचय भी देना है। तीर चलाया भी था, लेकिन मिट्टी में लग गया था, पूरा दरबार हंस रहा था। बाजीराव ने कहा था कि शास्त्र यह है कि वो मिट्टी हिंदुस्तान की और वो मयूर पंख मुगल सल्तनत की जड़ पे वार करो तो बड़े से बड़ा पेड़ धराशायी हो जाता है। इसलिए पेशवा बाजीराव ने जड़ पे वार करने की कोशिश की। पेशवा बाजीराव के 5 एजेंट थे, मराठा एजेंट, जो उनके इशारे पर काम करते थे। होलकर, जिनका ठिकाना था इंदौर मध्य प्रदेश में, सिंधिया, जिनका ठिकाना था ग्वालियर मध्य प्रदेश में, भोसले, जिनका ठिकाना था नागपुर, इसके अलावा गायकवाड़, जिनका ठिकाना था बड़ौदा, और एक थे पिंडारी, जिनका ठिकाना था टोंक राजस्थान में, बड़ौदा गुजरात में। ये 5 मराठा एजेंट थे जिसको बाजीराव ने राजपूतों के खिलाफ लगाया था, क्योंकि बाजीराव का क्या कहना था, जड़ पे वार करो तो बड़े से बड़ा पेड़ धराशायी हो जाता है। तो मुगलिया सल्तनत की जड़ें कौन थी? आप खुद बताइए ना, आप खुद सोचिए ना। राजपूत, मुगलिया सल्तनत जो खड़ी थी वो राजपूतों की वजह से खड़ी थी। तो इन मराठी एजेंटों का काम क्या था? राजपूतों को आपस में ही उलझा के मारना, उनकी लड़ाइयों का फायदा उठाना। मात्र 20 साल 40 लड़ाइयां नॉन स्टॉप युद्ध, एक भी युद्ध नहीं आ रहा, आधे हिंदुस्तान पर कब्जा कर चुका था बाजीराव बल्लाळ भट्ट। बाजीराव ने सबसे प्रसिद्ध जो युद्ध लड़ा था वो लगभग 1728 ईस्वी में पालखेड़ा का युद्ध लड़ा था। पालखेड़ा वर्तमान में कर्नाटक में, जो वहां के दक्कन के निजाम के खिलाफ लड़ा था। और इस युद्ध में, उस बाजीराव मस्तानी मूवी में भी बताया गया है, सुरजी अर्जुन गांव की संधि की गई थी। बाजीराव बल्लाळ भट्ट अपनी सेना लेकर दिल्ली फतेह करने के लिए निकल पड़ा था और नर्मदा नदी के किनारे रावलखेड़ी तक पहुंचा तो पीछे से खबर आई कि मस्तानी साहिबा को कैद कर लिया गया। प्यार का बुखार चढ़ा और ये बड़ा खतरनाक पेशवा दुनिया छोड़ के चला गया। बाजीराव प्रथम का
बड़ा लड़का था रघुनाथ राव, काशीबाई का लड़का, और छोटा लड़का था शमशेर बहादुर। नेक्स्ट, शाहू जी ने छत्रपति चुना बालाजी बाजीराव को। जो काम बाजीराव पूरा नहीं कर पाए दिल्ली फतेह करने का, वो काम करने के लिए निकले थे बाजीराव अपने बड़े बड़े मराठा सरदारों के साथ में, बालाजी बाजीराव, जिसमें खुद बालाजी बाजीराव, शमशेर बहादुर, इसके अलावा इनका सौतेला भाई सदाशिव राव भाऊ मराठा सेना का सेनापति था। ये सब निकले दिल्ली फतेह करने के इरादे से। अब तक आप भी जानते हैं कि मुगल बादशाह काफी कमजोर पड़ चुके हैं। उनको कमजोर करने का विशेष तौर से काम किसने किया? बाजीराव के एजेंटों ने। और दूसरा कमजोर करने का काम किसने किया? मेरे पिछले वीडियो में देखिएगा, अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के आक्रमणों। यानी नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली की लूटपाट की वजह से, पेशवा बाजीराव प्रथम की वजह से मुगलिया सल्तनत काफी कमजोर पड़ चुकी थी। अब मुगल सल्तनत में वो ताकत नहीं बची थी कि वो सीधे सीधे मराठा आक्रमण का सामना कर सके। तो मराठा सेना दिल्ली फतेह करने के लिए निकल पड़ी सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में। ठीक है, उधर से अहमद शाह अब्दाली भी दिल्ली लूटने के इरादे से निकल पड़ा। बीच में फंस गए मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय क्या इस कमजोर स्थिति में मराठा आक्रमण का सामना कर सकते हैं? नहीं। अब्दाली की लूटपाट का सामना कर सकते हैं? नहीं। इसलिए आलम शाह भाग गए लखनऊ। लखनऊ अपने अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास। ठीक है, यानी अब दिल्ली को लेकर लड़ाई किसके बीच में होनी है? अहमद शाह अब्दाली और मराठियों के बीच में। इसी लड़ाई को हम कहते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। 1761 ईस्वी मकर संक्रांति के दिन। देखिए, अब तक मराठियों ने जितने भी युद्ध लड़े थे, चाहे वो शिवाजी ने हो, संभाजी ने हो, शाहू ने हो या पेशवाओं ने हो, वो सारे छापामार गुरिल्ला युद्ध थे। लेकिन पहली बार मराठी जमीन पर युद्ध लड़ रहे थे। उन्हें जमीन पर लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं था। दूसरी बात, मराठी दक्षिण भारत के निवासी हैं, महाराष्ट्र के, और दक्षिण भारत का आप क्लाइमेट जानते ही हो, ना तो गर्मी पड़ती है ना सर्दी। और ये युद्ध हुआ था मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति आप जानते हो भयंकर ठंड, और उस भयंकर ठंड की वजह से और सीधे सीधे आमना सामना करने की वजह से मराठी इस युद्ध में हार गए और अहमद शाह अब्दाली दिल्ली लूट लुटाकर चला गया। आपने पानीपत अभी मूवी आई थी लेटेस्ट, देखी भी होगी, जिसका विरोध भी हुआ था। तो बालाजी बाजीराव के नेतृत्व वाली सेना पानीपत का युद्ध नहीं जीत पाई, और जो शिवाजी के बाद में जो पेशवाओं की ताकत थी, यानी मराठा साम्राज्य था, वह हिंदुस्तान में कमजोर पड़ता गया। और मुगल बादशाह तो पहले से कमजोर थे, अब नाम मात्र के रह गए थे। ठीक है, और अब मराठी भी नाम मात्र के रह गए। नेक्स्ट पेशवा बना नारायण राव, उसके बाद माधव नारायण राव और बाजीराव द्वितीय। ये तीनों नाम मात्र के पेशवा थे। इनका अधिकार सिर्फ पुणे तक सीमित था, क्योंकि पेशवाओं का ठिकाना था पुणे महाराष्ट्र में, शनिवार वाड़ा में, वहीं तक सीमित था। अब मराठी काफी कमजोर पड़ चुके थे। ठीक है, अब बात आती है उधरवादी। सारा ये गणित समझना, मुगल बादशाह शाह आलम भाग चुके थे लखनऊ अपने नवाब सुजाउद्दौला के खिलाफ, सुजाउद्दौला के साथ। लखनऊ में सुजाउद्दौला, जिसे अवध का नवाब कहते हैं, ठीक है, इसके अलावा भगोड़े बादशाह शाह आलम,
बिल्कुल भगोड़े ही कहेंगे, क्योंकि भाग कर आए हैं अपने ही नवाब के अधीन। ठीक है। और उधर आपको भी पता है कि 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। मैं बाद में समझाऊंगा कि यह कैसा युद्ध था। 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था। एक तरफ क्लाइव की सेना और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना। इस प्लासी के युद्ध में क्लाइव के खिलाफ सिराजुद्दौला लड़ा था, लेकिन सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। इस मीर जाफर जो कि सिराज का सेनापति था, उसने धोखा कर दिया था सिराज के खिलाफ। ठीक है। और इस वजह से प्लासी के युद्ध में क्लाइव जीत गया था। रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल का गवर्नर है, और क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। लेकिन मीर जाफर समय पर कंपनी का टैक्स नहीं दे पाया, इसलिए मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को क्लाइव ने बंगाल का नवाब बनाया। कासिम को लगने लगा कि अंग्रेज यूं तो चूस कर खा जाएंगे, इसलिए कासिम भी बंगाल यानी अपना अलीनगर राजधानी छोड़कर सीधा अवध आ गया। और अवध में अब मीर कासिम भी है, बंगाल का भगोड़ा नवाब। ये तीन एकत्रित हो गए। ठीक है। इन तीनों की संयुक्त सेना को क्लाइव के सेनापति हेक्टर मुनरो ने हराया था 1764 ईस्वी बक्सर के युद्ध में। और इस युद्ध में हेक्टर मुनरो जीत गया। ये तीनों की संयुक्त सेना हार गई और तीनों ने इलाहाबाद की संधि की। यानी अब मुगल बादशाह शाह आलम पूरी तरह से मुगलिया सल्तनत के आश्रित हो गए थे। ठीक है। यानी इस तरह से भारतीय इतिहास का पासा पलट गया और पलटते पलटते अब आ गया है कंपनी के अधीन। ठीक है। अब शाह आलम के बाद नेक्स्ट जो बादशाह बना, जिन्हें अकबर शाह द्वितीय कहते हैं, वह अंग्रेजों का कंपनी का एक पेंशन भोगी बादशाह था, जिसका अधिकार सिर्फ दिल्ली के लाल किले तक सीमित था। वह अब सिर्फ लाल किले का मालिक बन के रह गया था। तो होपफुली आपको भारतीय इतिहास की ये बदलती परिस्थितियां सब समझ में आ गई होगी। मुगलिया सल्तनत के बाद में डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ नहीं आ जाती है हिंदुस्तान पर। मुगलिया सल्तनत के बाद में मराठियों की पकड़ हिंदुस्तान पर मजबूत होती गई। ठीक है। तो इस तरह से ये मराठा साम्राज्य की पृष्ठभूमि रची गई। ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा मराठियों की ओर भी चलते हैं। अभी कुछ देर मैंने कहा कुछ देर पहले कि बालाजी बाजीराव जो कि पानीपत के तीसरे युद्ध में हार गया था, नारायण राव, माधव नारायण राव और बाजीराव द्वितीय नाम मात्र के पेशवा रह गए थे। भारत में अब तक कंपनी अपनी पकड़ मजबूत बना चुकी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। भारत में कंपनी की पकड़ मजबूत थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय के कोई संतान नहीं थी। वह नाना साहेब को गोद लेना चाहती थी। चूंकि कंपनी का एक नियम था कि जिस राजा के कोई संतान ना हो वो पुत्र गोद नहीं ले सकता, गोद प्रथा निषेध कानून। इसलिए पुणे का शनिवार वाड़ा महल नाना साहेब से छीन लिया गया और उनके पैतृक गांव कानपुर के पास बिठूर में उनको भेज दिया गया। इसलिए 1857 की योजना आप जानते हो कि नाना साहेब ने तैयार की थी। ठीक है। यानी यहां से हमें 1857 का रास्ता खुल जाता है। बक्सर युद्ध की सारी कहानी समझ में आ जाती है। पानीपत में जो पासा पलटा वो भी समझ में आ गया होगा। प्लासी से अंग्रेजों की शुरुआत हो गई वो भी समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक अगर हमने नहीं समझा तो भारतीय इतिहास का जो बदलता हुआ गणित है वो आप कभी नहीं समझ पाओगे। इसलिए सबसे पहले मैंने ये लिया।